जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जैसे कि जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स जो क्लास चल रही है उसकी आज जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास जो है वो आज हम लेके आ गए हैं। तो ये वाली जो क्लास है ये पीछे एक क्लास हो चुकी है, वही क्लास है, लेकिन उसमें से आपने देखा होगा वो वीडियो मात्र 2-3 मिनट की थी, तो वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज ये मैं फिर से दोबारा से इस पीडीएफ को कवर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो इसका वो कह रहा है कि भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस सूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो यानी कुल मिला के ये पूछ रहा है कि दल बदल विरोधी कानून जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है आई मीन सम्मिलित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, कौन सी 10वीं जो अनुसूची है उसमें ये प्रावधान दिया गया है। और ये जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 1985 में, रुकिए एक मिनट लिख देते हैं, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कब 1985 में इसको जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को? 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। दूसरी चीज़, इसका जो 92 संविधान संशोधन है, ठीक है ना, कौन सा 92, ये जो संविधान संशोधन यानी कि ये कब हुआ था? ये हो जाता 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। तो 2003 में इस संशोधन द्वारा इसमें क्या किया, इसमें संशोधन किया गया था। किसमें संशोधन किया गया था? इसी में। ठीक है, यानी कि 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं अलग से कि ये 10वीं अनुसूची कब सम्मिलित की गई थी। तो ये कब की गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। और इसमें जो संशोधन किया गया तो कब किया गया? तो 2003 में किया गया। कब? 92वें संविधान संशोधन में, 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? दल बदल विरोधी कानून का मतलब क्या होता है? दल बदल विरोधी कानून का मतलब ये होता है कि दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना होता है। बात समझ गए ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी? 10वीं अनुसूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, तराइन का युद्ध किसके साथ हुआ था, पहला जरूरी ये है आपका। तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किस पे? मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में। ठीक है ना, चौहान के बीच में। इनकी दोनों लोगों के बीच में 2 युद्ध हुए थे। तराइन का जो कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1911 में और दूसरा हुआ था 1991 में। ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था 1992 में। ठीक है ना। तो ये दोनों लोगों ने ये 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, जिसमें 1991 में ये बताया जाता है कि 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को डिफीट किया था, यानी हरा दिया था। ठीक है ना। उसके बाद 1992 में, ठीक है, 91 में बताया जाता है कि गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। और 92 में ये बताया जाता है, कहीं 92 में कुछ अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। बोलते हैं, कहीं पे बोला जाता है, कुछ इतिहासकारों ने बोला है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को यहाँ पे हराया था 92 में भी। और 92 में, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ मार दिया था, यानी कि हरा दिया था। ठीक है ना। तो ये अब लेकिन बात यह है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो अब भाई, तराइन का युद्ध तो 2 वर्षों में लड़ा गया था, एक तो 1991 में, एक 1992 में। लेकिन आपको यहाँ ये तो पूछा नहीं गया कि किस प्रथम वाला युद्ध की द्वितीय वाला युद्ध। लेकिन ऑप्शन से हमको मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन में अगर दोनों होते तब ये कन्फ्यूजन होती कि प्रथम वाला कि द्वितीय वाला। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में केवल 1100 और सॉरी भाई 19, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर गलत बता रहे हैं आप काफ़ी देर से। सही बात है, 1911 नहीं भाई, 1191। 1991 नहीं, 1191। ठीक है ना, क्या 1191 और एक 1192। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक मिनट फिर से बता देते हैं यार। तो 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया था और दूसरा लड़ा गया था 1192 में। ठीक है ना, हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है ना। तो 1191 में पहला तराइन का युद्ध, दूसरा 1192 में। तो आपको 1191 तो इसमें दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छा, 1526 में क्या लड़ा गया था?
1526 में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत, ओह शिट, पानीपत, ठीक है ना। और ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लिख लीजिए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। और उसके बाद फिर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में। कब? 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1857 में क्या हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। इसी क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। अगर भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो बताओ भाई, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो बताइए भाई, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कितनी है ये गोदावरी नदी? इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय। देखिए, प्रायद्वीपीय का मतलब समझते हैं ना, भारत का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ऐसे वाला, यही प्रायद्वीप है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो यही प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं उन्हीं की बात कर रहा है। तो उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो गोदावरी नदी है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वह क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, ये तीनों ओर से पानी से, इधर भी देखो है ना पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो आई होप जिन लोगों को प्रायद्वीप नहीं पता रहा होगा उनको प्रायद्वीप पता चल गया होगा, ठीक है। तो गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर बात करते हैं हम लोग कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी जो है हमारी वो 1400 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1400 किलोमीटर, ठीक है। कावेरी जो है वो कितनी लंबी है? कावेरी जो है 805 किलोमीटर लंबी है आपकी। कौन सी? 805 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो महानदी है वो कितनी लंबी है? वो 858 किलोमीटर लंबी है। कौन? 858 किलोमीटर। गोदावरी का मैंने बताया आपको 1465, ठीक है। कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी होगा, गोदावरी होगा, ठीक है ना। एक नर्मदा भी होती है, ठीक। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा यहाँ लिख देते हैं। तो नर्मदा नदी जो है इसकी लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। इसका जो बी ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा यही है, तो सबसे लंबी यही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक। सेकंड नंबर पे जो आती है वो जाती है कृष्णा नदी, ठीक। गोदावरी के बाद कौन सी होगी? कृष्णा नदी। और थर्ड नंबर पे हो जाएगी नर्मदा नदी, ठीक है ना, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अवध का प्रथम नवाब पूछ रहा है। तो अवध का प्रथम नवाब कौन सा था, यानी कौन था? तो बताइए, अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब जो था वो क्या था? सादत खां था। कौन सा था? सादत खां था। अवध का प्रथम नवाब सादत खां, सादत खां, ठीक है ना। और सादत खां का जो शासनकाल था वो क्या था? 1722 से 1739, यानी 1739, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो अंतिम नवाब बना था वो जो, अच्छा, अवध का जो अंतिम नवाब था वो था नवाब वाजिद वाजिद अली खान, ठीक है। नवाब वाजिद अली खान। वाजिद अली शाह था, सॉरी, वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह, ठीक है ना। ये था, इसका जो काल था ये था 1847 से 1856 तक, ठीक है ना। बात समझ गए ना? 1847 से 1856 तक नवाब वाजिद अली शाह, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि प्रथम नवाब कौन था? तो प्रथम नवाब था सादत खां, 1722 से 1739, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यो आप लोग समझ गए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है वो साहित्य के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साहित्य के लिए मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो ये बताना है आपको।
तो भारतीय शिखर कौन सा सबसे ऊंचा है? तो कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, कंचनजंगा, कौन सा? कंचनजंगा भारतीय सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि इसकी लंबाई जो है वो कितना है, ऊंचाई 8,586, ठीक है ना, 8,586 मीटर, ठीक है ना, मीटर है। 8,586 मीटर, मतलब आप समझ सकते हैं 8,586 मीटर का मतलब क्या, 8 किलोमीटर और 586 मीटर, समथिंग 8.5 किलोमीटर ना, तो इतना है। कौन है? कंचनजंगा। ठीक है, ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल और सीमा की स्थिति पर स्थित है, नेपाल और सिक्किम। ठीक है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ था? नेपाल में पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ पर हरी झंडी दिखाई? कह रहे भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में, भारत की बात नहीं कर रहे, दक्षिण भारत की बात कर रहे, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ये मेन क्वेश्चन है। ठीक, तो बताइए भाई कहाँ दिखाई? ये करंट का क्वेश्चन है भाई। तो कहाँ दिखाई? बेंगलुरु में दिखाई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में दिखाई थी। ठीक, कब दिखाई थी? 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 2022, ठीक है ना, 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में दिखाई थी। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है COP यानी COP27 शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखता है? तो कब तक रखा है भाई? कब तक रखा है? सऊदी अरब ने 2050 तक रखा है। कब तक? 2050 तक। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला लक्ष्य रखा है। ठीक है ना, किसने रखा है? सऊदी अरब ने। अच्छा, ये जो COP यानी COP 2027 शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? ये 2022 में हुआ था। ठीक है ना, ठीक, हाँ, तो 2022 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अच्छा, भारत ने, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, भारत ने कब तक रखा है? भारत ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने रखा है 2070 तक। कब रखा है? 2070 तक। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत ने रखा है 2070 तक। ठीक है ना, भारत ने रखा है 2070 तक और सऊदी अरब ने रखा है 2050 तक। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नया आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि वर्ष 2021 और 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया 21 और 22 में? कब? 21 और 22 में। तो भाई बताइए 21 और 22 में किसको सम्मानित किया गया? तो 21 और 22 में देखो, 21 में किया गया अजीत अंजुम जी को और 22 में किया गया अरफा खान जी को। किसको किया गया? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट होगा, अजीत अंजुम और अरफा खान। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बताना है आपको, बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं एशियाई काले भालू? तो एशियाई काले भालू और जो हैं हिम तेंदुए जो हैं वो नंदा देवी और फूलों की घाटी उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ? नंदा देवी
ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन नंबर। अच्छा देखो, जो नंदा देवी है इसको जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यानी कि राष्ट्र यूनेस्को द्वारा इसे कब शामिल किया गया था, क्या शामिल किया गया था विश्व धरोहर में, तो इसे विश्व धरोहर सूची में 1988 में शामिल किया गया था। कब, 1988 में, ठीक है ना। कब शामिल किया गया था, 1988 में। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है, तो एकल परिवार से क्या तात्पर्य है ये बताना आपको। एकल परिवार का मतलब देखो, एकल परिवार का मतलब वो परिवार होता है जहाँ पे केवल माता पिता और बच्चे होते हैं और कोई नहीं होता है, उसको कहते हैं एकल परिवार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है। पानी पंचायत क्या होती है, इस पे बात कर रहे हैं। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है, तो भारत के किस राज्य में हुई है बताइए भाई। तो महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई, महाराष्ट्र में पानी पंचायत योजना प्रारंभ हुई, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कब प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 ईस्वी में, ठीक है। महाराष्ट्र में गंभीर सूखा पड़ा था, यानी उसी दौरान, सूखे के दौरान ये जो पानी पंचायत की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, विलासराव सालुंखे के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, विलासराव सालुंखे के द्वारा। इन सारी चीज़ों को जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आप नोट कर लिया करिए, हो सकता है इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो विलासराव सालुंखे के द्वारा पानी पंचायत की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। और किस सन में हुई थी, 1972 में हुई थी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई, बात समझे। यानी मान लो आप बाजार गए हो, आपने बाजार किया और बाजार में सब्जियां इकट्ठा की, यानी सब्जियां खरीदा। और निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। तो आपने जो सामान खरीदा उनमें से किसमें बीज होते हैं ये आपको बताना है। जैसे आपने क्या सामान खरीदा, आपने आलू खरीदा, टमाटर खरीदा, नाशपाती खरीदा, चीकू खरीदा, भिंडी खरीदा, करेला खरीदा, प्याज खरीदा, खीरा खरीदा। तो किसमें ये होता है, ये आपको बीज होता है, ये आपको बताना है। देखिए आलू में बीज नहीं होता है, ठीक है। टमाटर में होते हैं, नाशपाती में होते हैं, चीकू में होते हैं, भिंडी में होते हैं, करेला में होते हैं, प्याज में बीज नहीं होता, ठीक। खीरे में भी होते हैं। केवल आलू और प्याज को छोड़ देंगे तो बाकी सभी में होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन से में सारे ऑप्शन रखे हुए हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बीज नहीं होते। बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम हलवा था, इसको तो आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वासियोरकर नामक रोग डैश की कमी से होता है। तो किसकी कमी से क्वासियोरकर नामक रोग होता है बताइए भाई। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन या आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से होता है बताइए भाई, किसकी कमी से होता है। देखिए क्वासियोरकर नामक जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है ना। इसमें इस रोग में जो शरीर का संतुलित विकास होता है वो नहीं हो पाता। क्या होता है, क्वासियोरकर नामक जो रोग होता है इसमें शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। बात समझ गए। हाँ, और यह रोग ज़्यादातर किस में होता है, बच्चों में होता है। किस में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है ना। बच्चों में होता है, शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाता है, बच्चों में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक रोग और होता है जो बच्चों में होता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। वो क्या होता है, मेरेस्मस रोग होता है। कौन सा, मेरेस्मस, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरेस्मस रोग होता है, बच्चों में ही ये भी होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। इसको लिख लीजिए आप लोग, हो सकता है यही पूछ लिए, ठीक है। तो ये रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में होता है। और मेरे क्वासियोरकर जो रोग है वो भी बच्चों में ही होता है। क्वासियोरकर रोग से जो होता है
इसमें शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाता, और जो मेरेस्मस होता है इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज़, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर कोई नया आया है तो चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि FKT यानी फ्यूचर के टीचर्स जो है आपको सारे के सारे KVS PRT की प्रैक्टिस उपलब्ध करवा रहा है बिल्कुल निःशुल्क रूप से, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।